मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th में अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो चल रहा है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आई थिंक शायद मैंने आपको ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के फंक्शंस, ये पूरी डिटेल बताई थी। आज उसी ब्लड से रिलेटेड एक और पढ़ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लड प्रेशर बताऊंगा। एक्चुअली ब्लड प्रेशर है क्या? कई बार आपने एक नॉर्मल वे में भी सुना बेटा कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका बीपी हाई हो गया। कई बार घर में नॉर्मली यूज करते हैं। बीपी हाई होना इट मीन्स बीपी फॉर ब्लड प्रेशर। पहली बात तो ये बेटा। दूसरी बात, बीपी जो है वो ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर बीपी एक्चुअली है क्या? हम देखते हैं डॉक्टर के पास जब हमारे किसी पेरेंट्स को या किसी को ले जाते हैं तो हमारे रिलेटिव्स जाते हैं तो वो लिखा देता है, डॉक्टर है उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है कि भाई इनका बीपी बहुत ज्यादा हुआ है। बीपी मीन्स एक्चुअली है क्या? बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर। पहली बात तो ये बेटा। ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या? मैंने इसकी डिफाइन लिखी, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कहने का मतलब गया कि जो हमारी हार्ट के अंदर जो वॉल है, उन वॉल्स की वेसल पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, जो फोर्स लगेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ब्लड प्रेशर। तो हार्ट के अंदर यूनिवर्सल आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, यूनिवर्सल आप सभी जानते हो। तो हार्ट के अंदर जो वॉल्स है उसके अंदर जो वेसल्स होगी, उस वेसल्स पे लगने वाला जो फोर्स या जो प्रेशर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्लड प्रेशर को। पहली बात, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बीपी कह सकते हैं बेटा। यू नो वेरी वेल, मैंने भी आपको बताया। कहा जाता है बीपी जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है बेटा। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि जब भी बीपी का फॉर्मूला लिखते हैं हम तो हम ये लिखते हैं सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। अब बात उठती है सिस्टोलिक प्रेशर क्या, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर में देखना बेटा, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल कितना होता है? 120 mmHg, मिलीमीटर Hg। इट मींस मर्क्यूरी, क्योंकि जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर लिक्विड होता है मर्क्यूरी, इसके कारण इसको Hg से कहता है, उसका नाम हाइग्रेनम होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg, सॉरी 80 mmHg। तो ब्लड प्रेशर ऐसे लिखा जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि ऊपर जो है 120, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर को। और 80 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायस्टोलिक प्रेशर को। पर अब बात उठती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है क्या? सिस्टोलिक प्रेशर मैंने लिखा बेटा, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी। मतलब जो भी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, इट मींस उससे क्या होगा कि हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी हमारी जो आर्टरी है सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, यानी वहां जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। नेक्स्ट नीचे 80 जो होता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कह रहे हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कह रहा है कि जब वापस हमारे हार्ट के अंदर आर्टरी में जब प्रेशर लगेगा तो हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन मींस एक्सपैंड होगा। इट मींस वहां जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना है? 80। तो 120 अपॉन 80 mmHg ये ब्लड प्रेशर है। तो कहा जाता है एक नॉर्मल एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होगा वो अप्रोक्स इतना हो 120 अपॉन 80। ये नॉर्मल होता है बेटा। और कहा जाता है बेटा जैसे जैसे हमारी एज फैक्टर बढ़ती जाती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो चेंज हो जाता है। एडल्ट में तो ये रहेगा, पर जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो उन लोगों के लिए ज्यादा नहीं होगा, वो उन लोगों के लिए नॉर्मल होगा। पर एडल्ट स्टेज में उन लोगों के लिए 120/80 से ज्यादा हो रहा है, इट मींस ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है।
तो कहने का मतलब नॉर्मल जो प्रेशर जो होता है उसको लिखा था 120/80 mmHg, जिसमें 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 80 है जो डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इट मींस फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो बीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो बात उठती है सर सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा बेटा जिसको हम कहते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन ब्लड प्रेशर, तो स्फेग्मो मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर बेटा? तो ब्लड प्रेशर पता लग गया कि हमारे जो आर्ट के अंदर जो आर्टरी है उसकी वॉल्स पे लगने वाली जो वेसल्स होगी, आर्टरी के अंदर जो वेसल्स है उस पे लगने वाला जो ब्लड के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा वो ब्लड प्रेशर करेगा। ब्लड प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में जो आर्टरी जो होगी उसके अंदर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर हुआ। जो रिलैक्सेशन होगा इट मींस वो डायस्टोलिक होगा। इन दोनों का रेशियो ब्लड प्रेशर को डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का बीपी जो होता है वो 120/80 mmHg होता है, परंतु जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ती जाती है तब ये नॉर्मल नहीं जाता, तब बढ़ जाता है। तो उन लोगों के लिए, एजेड पर्सन के लिए वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को डिपेंड करेगा बेटा। ठीक, इतना क्लियर? क्योंकि कारण क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाएगी तो हमारा जो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती है। पर एडल्ट है तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ठीक, अब 120/80 का मीन ध्यान रखना है। एक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक का जो रेशियो है वो 120/80 mm है। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम स्फेग्मो मैनोमीटर कहते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर जो लोग बीपी मेजरमेंट करते हैं तो हाथ में एक कुछ पट्टा टाइप बांध देते हैं और उनके हाथ में एक स्टेथोस्कोप होता है जिसके थ्रू हमारी पल्स रेट पता लगती है कि हमारा हार्ट कितना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितना रिलैक्स कर रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। इट मींस वो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक और दोनों का जो रेशियो है वो बीपी को रिप्रेजेंट करता है। बीपी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर में। एक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एक है बेटा हाई ब्लड प्रेशर और एक है आपका लो ब्लड प्रेशर। तो दे आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इट मींस इसको अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटेंशन। और लो ब्लड प्रेशर को हम कहेंगे हाइपोटेंशन। तो दे आर टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है यदि ये, तो ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को डिपेंड करेगा। नॉर्मल से कम हो रहा है इट मींस ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये लो ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं और बोथ टाइप ब्लड प्रेशर आर हार्मफुल। दोनों टाइप के ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और दोनों से ही हमारे बॉडी के अंदर हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक, ब्लड प्रेशर है, इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिसमें पहला आ रहा है एज फैक्टर। जैसी एज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर होगा, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड, स्पाइसी फूड। जो लोग स्पाइसी फूड करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड जो है वो बड़े जर के साथ होता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसा हम फूड इंटेक करें उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर होगा। तभी कहते हैं नॉर्मल हमें नॉन स्पाइसी फूड हमें यूज करना चाहिए। तीसरा, फिजिकल वर्क। जैसा हम फिजिकल वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर होगा बेटा। ठीक, क्योंकि हम जैसे हम फिजिकल वर्क ज्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी, कंज्यूम्ड होगी। तो उस कंडीशन में जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन तो ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा। तो कहने का मतलब है ये फैक्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं बेटा, इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर, राइट डाउन द इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है स्फेगमोमीटर है। डिफाइन आपके सामने लिखी हुई है। ब्लड प्रेशर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर, एक हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन की वैल्यू होगी, लो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू 120/80 mmHg होती है। 120/80, 120 मींस सिस्टोलिक प्रेशर और 80 मतलब डायस्टोलिक प्रेशर, और उसको फैक्टर ये इफेक्ट करते हैं। इतना क्लियर?
तो अपन ने ब्लड कंपोजिशन के बाद रिलेटेड एक और पढ़ा है जिसको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर इतना? किसी को कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे एग्जाम बेस्ड हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और नोट सेल्फ प्रिपेयर करो बेटा, जो भी आपको ये पढ़ाया है इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन के बाद जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तब आपका चैप्टर टेस्ट होगा, एक केमिस्ट्री का हो, एक बायो का और एक फिजिक्स का हो। तो बायो का ये कुछ पॉइंट्स जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस अच्छा है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरह रीड आउट कर लेना। आप प्रीवियस पेपर में देखो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस अपन पढ़ रहे थे। अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ब्लड, फंक्शन, उसका कंपोजिशन। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में अपन ने ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स हैं, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में बताया। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा उसी चैप्टर से रिलेटेड ब्लड कोगुलेटिंग या ब्लड कोगुलेशन। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान सुनना बेटा। देखते हैं कभी हम जब खेल रहे हैं या कोई अचानक हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंजर्ड हुई, और जैसे ही इंजर्ड होती है, डैमेज होती है, तो वहां हमारी सेल्स या टिश्यू से कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। देखा ये? अब जब कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तब हम क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद, 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि जहां से हमारी सेल्स डैमेज हुई थी, टिश्यू या इंजर्ड हुए थे, वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ब्लड क्लॉट हो रहा है, इट मींस वहां पे एक ब्लैक कलर का पैचेस पड़ जाता है। और ब्लैक कलर का पैचेस पड़ना, इट मींस वहां ब्लड क्लॉट हो रहा है। और ब्लड क्लॉट होने का मीन ये है कि जो आपकी सेल्स या टिश्यू जो इंजर्ड हुए थे वो वापस रिकवर हो रहे। और सेल्स या टिश्यू का रिकवर्ड होना विद द हेल्प ऑफ वो जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। अब बात उठती है कि सर इंजर्ड जो टिश्यू और सेल्स होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। देखते हैं बेटा, कई बार हमारे सुपरफिशियल कट लगता है, एकदम हल्के से ऊपर चोट लग जाती है, कई बार इंटरनल या डीपली कट लगता है। तो दोनों कंडीशन के लिए ब्लड कोगुलेट होने के लिए टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। सुपरफिशियल कट लगेगा तो आफ्टर कुछ सेकेंड्स में ही आपके ब्लड क्लॉट हो जाएगा। थोड़ा इंटरनल कट लगा है, डीपली कट लगा है, तो उस जगह ब्लड क्लॉट होने में आपको कुछ टाइम पीरियड लग सकता है। यानी कुल मिला के ब्लड का एक जगह जम जाना, इट मींस ब्लड क्लॉट होना, यानी जो सेल्स और टिश्यू इंजर्ड हो उसका रिकवरी होना, उस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। देखिए अपन ने डेली लाइफ में देखा ही है, अपन छोटे हैं जब थे, अभी भी कुछ इंसिडेंट होता है या खेलते हैं तो अपने लग जाती है ना बेटा। अब एक्चुअली ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग की पर्टिकुलर हम डिफाइन देखें तो क्या लिखा है बेटा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द कट ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। मतलब होता क्या है बेटा कि जब हमारी सेल्स या टिश्यू डैमेज होती है, इंजर्ड हो जाती है, तब उस कंडीशन में हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो भी कट जाती हैं, तो वहाँ हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है। ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो लॉस है वो ना हो, उसको रोकने के लिए किस चीज का फॉर्मेशन होता है, क्लॉट्स। वहां पे क्लॉट्स जम जाता है, ब्लैक कलर के पैचेस आ जाते हैं, क्लियर आ जाती है, और ब्लैक कलर के पैचेस आ रहे हैं, ब्लड का क्लॉट हो रहा है, यानी वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर इतना बेटा? अब बात उठती है सब ये प्रोसेस होती कैसे, तो मैंने इसका एक आपको फ्लो डायग्राम बनाया है, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको जल्दी गोइंग समझाएगा। फिर मैं नीचे एक रफली डायग्राम भी बनाया, उसके अकॉर्डिंग समझना, पर पूरी कंसंट्रेशन बेटा इधर रखना ताकि आपको ये इजीली गोइंग समझाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम बेस्ड में आता है ये बेटा, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया था हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, इंजर्ड हो रहे हैं कब, जब हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारणवश हमारी बॉडी के अंदर चोट लग जाती है तो सेल्स या टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स है, यू नो वेरी वेल,
अपन ने उस दिन बात करी थी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो जब ये रिएक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी के उस कंडीशन से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। तो कहने का मतलब क्या, इंजर्ड टिश्यू ब्लड प्लेटलेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तब किस चीज को रिलीज करेंगे बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थोड़ा वर्ड टिपिकल है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना बेटा, है ना बेटा। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद प्रोथ्रोम्बिन हमारी बॉडी के अंदर होता है। कैसे स्टेट में होगा बेटा, इनएक्टिव, मतलब कोई वर्क नहीं कर रहा है। जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम की प्रेजेंस में और किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। यानी कहने का मतलब हो गया बेटा, प्रोथ्रोम्बिन है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव कंडीशन में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव फॉर्म क्या कहलाएगा बेटा, थ्रोम्बिन। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजन क्रिएट होता है, फाइब्रिनोजन एक टाइप की प्रोटीन है बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, जिसका नेचर कैसा है, सॉल्यूबल है। जब किस एंजाइम की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन, और सेम कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करती है तब किस चीज का फॉर्मेशन करती है बेटा, फाइब्रिन। यानी फाइब्रिनोजन जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन एक टाइप की प्रोटीन है जिसका नेचर कैसा बेटा, सॉल्यूबल। इस एंजाइम और इस कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा है, इनसॉल्यूबल, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इनसॉल्यूबल। फिर होता है एक जेल फॉर्म, यू नो जेल, जानते हैं सभी लोग। तो जेल जो है वो इनसॉल्यूबल है, और इनसॉल्यूबल जो है इट मींस फाइब्रिनोजन सॉल्यूबल, और किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, फाइब्रिन, जिसका नेचर कैसा है, इनसॉल्यूबल है। अब यही फाइब्रिन जब रिएक्ट करती है आरबीसी के साथ, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हो, जब इसके साथ रिएक्ट करती है तब आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे सेल्स या टिश्यू इंजर्ड हुए थे, जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर चोट लगी थी, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वहाँ पे ब्लैक कलर का पैचेस हो रहा है। और ब्लड का क्लॉट होना इट मींस एक्सेसिव जो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है उससे बचना, यानी वहाँ जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोagulation। और कहा जाता है कि एक बार मैंने आपको बताया कि सुपरफिशियल कट है तो आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद 2-4 मिनट या मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बाद हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है। परंतु थोड़ा इंटरनल कट है, ज़्यादा टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं, सेल्स ज़्यादा हुए हैं, तो उस कंडीशन में 1 दिन भी लग सकता है। यानी डिपेंड कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज कैसे इंजर्ड हुए हैं। सुपरफिशियल कट है तो कम टाइम लेगा, और डीपली कट है तो ज़्यादा टाइम लेता है। यू नो, इतना आप जानते हो बेटा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। इसको मैंने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया बेटा, ध्यान से रखना। ये हमारी ब्लड प्लेटलेट्स दे रखी, यू नो वेरी वेल। ब्लड प्लेटलेट्स सेम प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ब्लड प्लेटलेट्स है, सेल टिश्यूज हो गई, ब्लड प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होगी। ठीक बेटा, लिखा हुआ है आपके सामने, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। और ज्यादा हो तो इसको ये लिख सकते हो बेटा, आपके वैसे तो ऊपर लिख दिया, फिर भी एक इनएक्टिव फॉर्म है, लिखा हुआ है बेटा ये। अब ये प्रोथ्रोम्बिन वापस थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसा नेचर है बेटा, ये एक्टिव नेचर है। ठीक बेटा। अब फाइब्रिनोजन यू नो ये सॉल्यूबल है, वापस थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइब्रिन। और फाइब्रिन कैसा बेटा, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इट मींस जेल फॉर्म, तो ये फाइब्रिन हो गया। और आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद फाइब्रिन वापस आरबीसी रिएक्ट करेगी तो वहां पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये दिख रहा है। और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ये ही किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्लॉट। और क्लॉट का फॉर्मेशन होना यानी विच टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ब्लड कोagulation। और ब्लड कोagulation को अनदर लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी डिफाइन हो गई बेटा, ये रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बता दिया, और ये मैंने आपको फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक। तो जब भी हमारी सेल्स या टिश्यू डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है। उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्लॉट्स जम जाते हैं। उन क्लॉट्स का जमना ही कोagulation प्रोसेस कहलाती है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं।
कैसे होती है ये आपके सामने मैंने रिएक्शंस के अकॉर्डिंग बता दिया बेटा, और यह मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिया। तो आप ये रिएक्शंस और डायग्राम दोनों से लिखो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, आप ज़्यादा नंबर अचीव कर पाओगे। ठीक, किसी को डाउट इसमें कि सर ये मेरे को नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बायो का, ये क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड आ सकता है। इतना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन इनएक्टिव फॉर्म से कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इनएक्टिव फॉर्म का वर्क मीन ये होता है कि जो वर्क नहीं कर रहा है। एक्टिव फॉर्म इट मीन जो वर्क डन कर रहा है, ये कंडीशन होती है। फाइब्रिन एक प्रोटीन है जो सॉल्यूबल नेचर की है। इस आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, जिसका इनसॉल्यूबल इट मीन्स जेल फॉर्म होगा बेटा। वही फाइब्रिन आरबीसी और एक्ट होकर ब्लड क्लॉट कर देती है, और ब्लड क्लॉट होना इट मीन्स ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग है। क्लियर इतना? किसी को कुछ डाउट तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकता है। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो वॉच करो, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा बेटा ये, क्योंकि एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके नोट्स बनाते जाओ, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंटिन्यू पॉइंट्स। ब्लड कोगुलेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका ब्लड वेसल्स। यू नो वेरी वेल, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वन ऑर्गन टू नेक्स्ट ऑर्गन में। ठीक, अब बात होती है सब ब्लड वेसल्स जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा आर्टरीज, सेकंड आता है वेन्स, एंड देन नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। इसके बारे में थोड़ा आप सभी जानते हो, कभी आपने पढ़ा 6-7 की बुक्स में पढ़ा था आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस, वो मैं भी आपको क्लियर करूँगा। पर थोड़ा मैं आपको बता दूँ आर्टरीज। यू नो वेरी वेल, हमारी बॉडी जो है बेटा उसके अंदर ब्लड वेसल्स है। यू नो वेरी वेल, और होता क्या है, हार्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर जो वेसल्स ला रही है वो आर्टरी निकली होगा। एक बात सुनो, मैंने बोला कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट मींस जो वेसल्स जो ब्लड को हमारे हार्ट में ला रही है, इट मींस वो जो ब्लड वेसल्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्टरी। क्लियर हुआ क्या? एक बात सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ब्लड वेसल्स कह रहे हैं, वो हमारे हार्ट तक ब्लड को ला रही है, इट मींस वो आर्टरी होगी। पहली बात बेटा मैंने डिफाइन लिखी है, द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरीज। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है, आर्टरीज। आर्टरी जो है उसकी जो वॉल होती है इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक इट मींस जो जिसका नेचर लचीला हो। ठीक, तो इलास्टिक नेचर की है बेटा। ये जो आर्टरीज है इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक यूनिवर्सल एक पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड हमें रेड कलर का दिखता है, और हीमोग्लोबिन इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, तभी आर्टरीज का जो कलर है वो भी कैसा होगा बेटा, रेड कलर का होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जिसके कारण उसका जो नेचर है वो कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है। आर्टरीज जो है उसकी एक पॉइंट और मैं बता दूं बेटा, उसकी खास प्रॉपर्टी कि ये जो आर्टरी है आपने कई बार देखा होगा कि इसके अंदर जो ब्लड है उसका जो नेचर है वो कैसा है, प्योर ब्लड है। हो सकता है एनसीईआरटी में उसको ये नाम दिया हो बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज के अंदर ऑलवेज कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाई? बिकॉज क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ ला रही है, हार्ट में ला रही है, इसलिए वो जो ब्लड वेसल वो आर्टरी है। तो क्लियर हुआ? एक बार समझो, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके ऐसी वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हार्ट में ला रही है, इट मींस वो आर्टरी। आर्टरीज का जो कलर है वो रेड है। वाई? बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आर्टरी जो है उसके अंदर ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो। आर्टरी के अंदर जो वॉल होगी
उसका जो नेचर है वो कैसा है, इलास्टिक, तो उसकी वॉल जो होगी वो काफ़ी इलास्टिक होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं आर्टरीज के अंदर जो वॉल्व होती है वो एब्सेंट होंगे। आर्टरीज के अंदर वॉल्व एब्सेंट होने से होता क्या है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है तो ब्लड उसमें बहुत जर्क के साथ, बहुत प्रेशर के साथ, बहुत फोर्स के साथ फ्लो होता है। और जब प्रेशर और जर्क फ्लो के साथ फ्लो हो रहा है ब्लड तो हमारे हार्ट पे आता है, तभी कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, वाई विदाउट वॉल्व आर्टरी। तो जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा, फ्लो होगा, जर्क के साथ होगा, इसलिए हार्ट अटैक होता है बेटा। तो इट मीन्स सी आर्टरी। नेक्स्ट जो एक और आ रही है ब्लड वेसल्स में वेन्स, देखते हैं हमारे बॉडी के ऊपर जो सुपरफिशियल जो ब्लू कलर की है जो दिख रही है दैट्स वेन्स है। वेन्स का वर्क क्या है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से यू नो वेरी, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो लोग होते हैं वो हमारे से इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, और जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तब उसके अंदर सॉल्यूशन होता है, वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन में चल जाता है। तो वो ले जाने का वर्क कौन कर रही है बेटा, वो ब्लड वेसल्स कौन करेगी, वेन्स करेगी। वेन्स का कलर यू नो वेरी वेल ब्लू है, आर्टरी का कैसा है, रेड, इसका ब्लू है। वाई, बिकॉज एब्सेंट हीमोग्लोबिन, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, रेड लगी थी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कहने का इसका नेचर हो गया वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसके अंदर एक अपने बात का प्योर ब्लड था, वेन्स के अंदर ब्लड का जो नेचर होगा बेटा कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड, या ऑक्सीजनेटेड का अपोजिट क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, वेन्स को रिप्रेजेंट करेगी। तीसरी आ रही है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या डिफाइन लिखी है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ए बॉडी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का, छोटी छोटी नलिकाओं का, छोटी छोटी नलियों का जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कैपिलरीज को। तो कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ए बॉडी ब्लड वेसल्स। जो किसका पार्ट है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी जो नली हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट मींस वो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कैपिलरी को। तो ब्लड वेसल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 3, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इतना क्लियर, इसमें कुछ डाउट तो नहीं। अब इन दोनों में डिफरेंस आप में से कोई बता सकता है, आर्टरी और वेन में कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, राइट डाउन द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। चलो मैं क्लियर करता हूं, एक एक आप में से कोई स्टूडेंट बताता जाएगा। सबसे पहले आर्टरी का आप बताओ बेटा, आर्टरी क्या करेगी, एक बार डिफरेंस और सुन लो। आर्टरी का सबसे पहले डिफाइन लिख दो, तो कहने को लग गया जो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जो ब्लड को ले जा रही है वेसल्स, वो क्या कहलाएगी बेटा, आर्टरी। इसका अपोजिट कर ले, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट, इट मींस अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में ले जा रही है, वो वेन्स कहलाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैं डिफाइन लिखी है, इसको अच्छी तरह रीड आउट करना। सेकंड, आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, जबकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज के अंदर जो वॉल होगा उसका जो नेचर होगा वो इलास्टिक नेचर होगा, जबकि वेन्स का जो वॉल का नेचर होगा इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक होगा। ठीक, आर्टरीज के अंदर वॉल एब्सेंट है, जबकि वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रखना बेटा। ये आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड था, जबकि इसके अंदर कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, आफ्टर डेथ के बाद जो आर्टरी जो होती है वो एम्प्टी हो जाती है, मतलब किसी पर्सन की डेथ हुई तो आर्टरी जो होगी सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। इट मींस उस कंडीशन में आर्टरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जबकि वेन्स के अंदर कंटेन अमाउंट में ब्लड रहता है। तो ये भी एक पॉइंट आप ले सकते हो।
तो कहने का मतलब है 4 या 5 पॉइंट हैं, वो आप में इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। एक बार समझ लो। सबसे पहले नेचर ऑफ ब्लड। नेचर ऑफ ब्लड वो कैसा है, उसके अंदर प्योर ब्लड है आर्टरी के अंदर, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है। सेकंड, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर एब्सेंट हीमोग्लोबिन है। ठीक बेटा। थर्ड, उसका रेड कलर है, इसका ब्लू कलर है। फोर्थ पॉइंट, इसके डिफाइन लिख सकते हो। इसके डिफाइन क्या है कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड जो ले जा रही है वो क्या कहलाई, आर्टरी। जबकि वेन्स में क्या है, वेन्स में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड है वो हार्ट में जा रहा है, यानी वो क्या कहलाएगा बेटा, वेन्स कहलाएगी। आफ्टर डेथ के बाद जो आर्टरी होती है वो खाली होती है, एम्प्टी होती है, जबकि वेन्स में कंटेन अमाउंट में ब्लड रहता है। आर्टरी के अंदर लास्ट पॉइंट एक बार और बता रहा हूं, वॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, तभी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो काफी फास्ट फ्लो हो रहा है। फास्ट फ्लो हो रहा है तो उसका जो जर्क है वो हमारे हार्ट पे लगता है, और हार्ट पे जर्क लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। जबकि वेन्स के अंदर वॉल्व हैं तो उनमें ब्लड जो होगा वो स्मूथली फ्लो होता है। ठीक। तो ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट में, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो आज जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम बेस्ड है वो एक ब्लड क्लॉटिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। एक आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ सकता है। ठीक बेटा। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों आप एग्जाम बेस्ड कर लेना, ये 10th बोर्ड में हमेशा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक। और किसी को भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बस मेरा आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है बेटा, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और वीडियो पूरा वॉच करो तो उससे आपको नोट्स बनाने में इजी गोइंग रहेगा, चैप्टर इजीली गोइंग समझ में आएगा। और बायो के अंदर ये चैप्टर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग वाला पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। और मैंने आपको पहले बताया था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि जो बायो लेना चाहते हैं तो अच्छा उनका बेस भी क्लियर होगा। ठीक, थैंक यू। तो ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, वाई, विदाउट वॉल्व आर्टरी। तो जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा, फ्लो होगा, जर के साथ होगा, इसलिए में हार्ट अटैक होता है बेटा। तो इट मींस सी आर्टरी। नेक्स्ट जो एक और आ रही है ब्लड वेसल्स में, वेन्स। देखते हैं हमारे बॉडी के ऊपर जो सुपरफिशियल जो ब्लू कलर की है जो दिख रही है, दैट्स वेन्स है। वेन्स का वर्क क्या है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से, यू नो वेरी, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो लोग होते हैं वो हमारे से इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, और जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तब उसके अंदर सॉल्यूशन तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन में चल जाता है। तो वो ले जाने का वर्क कौन कर रही है बेटा, वो ब्लड वेसल्स कौन करेगी, वेन्स करेगी। वेन्स का कलर यू नो वेरी वेल ब्लू है, आर्टरी का कैसा है, रेड, इसका ब्लू है। वाई, बिकॉज एब्सेंट हीमोग्लोबिन, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, रेड लगी थी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए कहने का इसका नेचर हो गया, वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसके अंदर एक अपने बात का प्योर ब्लड था। वेन्स के अंदर ब्लड का जो नेचर होगा बेटा कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड, या ऑक्सीजनेटेड का अपोजिट क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, वेन्स को रिप्रेजेंट करेगी। तीसरी आ रही है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या डिफाइन लिखी है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ए बॉडी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट वेसल्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का, छोटी छोटी नलिकाओं का, छोटी छोटी नलियों का जो पार्ट होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कैपिलरीज को। तो कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ए बॉडी ब्लड वेसल्स। जो किसका पार्ट है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी जो नली हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट मींस वो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, कैपिलरी को। तो ब्लड वेसल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 3, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इतना क्लियर, इसमें कुछ डाउट तो नहीं।
अब इन दोनों में डिफरेंस आप में से कोई बता सकता है आर्टरी और वेन में? कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, राइट डाउन द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। चलो मैं क्लियर करता हूं, एक एक आप में से कोई स्टूडेंट बताता जाएगा। सबसे पहले आर्टरी का आप बताओ बेटा, आर्टरी क्या करेगी? एक बार डिफरेंस और सुन लो। आर्टरी का सबसे पहले डिफाइन लिख दो, तो कहने को लगा जो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट से बॉडी ऑर्गन में जो ब्लड को ले जा रही है वेसल्स, वो क्या कहलाएगी बेटा? आर्टरी। इसका अपोजिट कर ले, फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट, इट मींस अलग अलग ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में ले जा रही है, वो वेन्स कहलाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैं डिफाइन लिखी है, इसको अच्छी तरह रीड आउट करना। सेकंड, आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीडेंट ब्लड या प्योर ब्लड, जबकि इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड या इम्प्योर ब्लड। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज के अंदर जो वॉल होगा उसका जो नेचर होगा वो इलास्टिक नेचर होगा, जबकि वेन्स का जो वॉल का नेचर होगा इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक होगा। ठीक, आर्टरीज के अंदर वॉल एब्सेंट है, जबकि वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होंगे। ये ध्यान रखना बेटा। ये आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड था, जबकि इसके अंदर कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, आफ्टर डेथ के बाद जो आर्टरी जो होती है वो एम्प्टी हो जाती है, मतलब किसी पर्सन की डेथ हुई तो आर्टरी जो होगी सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। इट मींस उस कंडीशन में आर्टरी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जबकि वेन्स के अंदर कंटेन अमाउंट में ब्लड रहता है। तो ये भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब है 4 या 5 पॉइंट हैं, वो आप में इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। एक बार समझ लो। सबसे पहले नेचर ऑफ ब्लड, नेचर ऑफ ब्लड वो कैसा है? उसके अंदर प्योर ब्लड है आर्टरी के अंदर, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है। सेकंड, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक बेटा। थर्ड, उसका रेड कलर है, इसका ब्लू कलर है। फोर्थ पॉइंट, इसके डिफाइन लिख सकते हो। इसकी डिफाइन क्या है कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड जो ले जा रही है वो क्या कहलाई? आर्टरी। जबकि वेन्स में क्या है? वेन्स में क्या है? डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड है वो हार्ट में जा रहा है, यानी वो क्या कहलाएगा बेटा? वेन्स कहलाएगी। आफ्टर डेथ के बाद जो आर्टरी होती है वो खाली हो जाती है, एम्प्टी होती है, जबकि वेन्स में कंटेन अमाउंट में ब्लड रहता है। आर्टरी के अंदर लास्ट पॉइंट एक बार और बता रहा हूं, वॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तभी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो काफी फास्ट फ्लो हो रहा है। फास्ट फ्लो हो रहा है तो उसका जो जर्क है वो हमारे हार्ट पे लगता है, और हार्ट पे जर्क लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। जबकि वेन्स के अंदर वॉल्व हैं तो उनमें ब्लड जो होगा वो स्मूथली फ्लो होता है। ठीक, तो ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट में, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो आप जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम बेस्ड है वो एक ब्लड क्लॉटिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। एक आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ सकता है। ठीक बेटा, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो दोनों आप एग्जाम बेस्ड कर लेना। ये 10th बोर्ड में हमेशा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, और किसी को भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बस मेरा आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है बेटा, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और वीडियो पूरा वॉच करो तो उससे आपको नोट्स बनाने में इजी गोइंग रहेगा, चैप्टर इजीली गोइंग समझ में आएगा। और बायो के अंदर ये चैप्टर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग वाला पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। और मैंने आपको पहले बताया था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि जो बायो लेना चाहते हैं तो अच्छा उनका बेस भी क्लियर होगा। ठीक, थैंक यू।